अक्सर ये देखा गया है कि शादी बहुत खुशी खुशी लोग करते हैं। शादी के पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है कपल्स के बीच में और कपल्स शादी भी बहुत धूमधाम से अच्छी तरीके से कर लेते हैं, मगर शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हाई लेवल तक हो जाती है कि वो दोनों डाइवोर्स लेने तक के डिसीजन को मेंटेन करने लगते हैं और वो लोग एक डिसीजन लेते हैं कि उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स में जानी होती है। और इसी म्यूचुअल डाइवोर्स के एंटायर प्रोसेस में बेसिकली ये देखा गया कि काफी हद तक धोखाधड़ी भी हो जाती है। अक्सर ये कोर्ट्स में पाए गए हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मनोज कुमार और आज मैं ये एंटायर सेशन डाइवोर्स के मैटर्स में समझाने वाला हूं, किस तरीके से डाइवोर्स होती है और डाइवोर्स में क्या क्या धोखाधड़ी हो जाती है आपके साथ, जिसके लिए आप बिल्कुल सतर्क रहें। तो बने रहे फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे एंड तक, ताकि अगर आपकी या आपकी किसी जान पहचान की डाइवोर्स हो रही है म्यूचुअल कंसेंट से, तो धोखाधड़ी में कोई ना फंसे और वो बेसिकली अलर्ट रहे। हेंस आप पूरी वीडियो को बहुत आराम से देखें। तो आइए दोस्त शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, शादी के कुछ ही दिनों बाद म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कपल्स राजी हो जाते हैं और कपल्स अपने आप में ऐसी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि वो म्यूचुअल डाइवोर्स करके खुद से अलग हो जाए, ताकि वो एक फ्रेश नई जिंदगी स्टार्ट करे। और यही डिसीजन जब वो लेते हैं तो इसी डिसीजन में काफी मिस्टेक्स वो लोग कर लेते हैं और कभी कभी कोई एक पर्सन धोखाधड़ी भी कर लेता है। सबसे पहला मिस्टेक जो करते हैं फ्रेंड्स, जो ध्यान देने की बात है कि ये एक नॉर्मल एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। एक नॉर्मल एग्रीमेंट में हमने यहाँ शादी किया, हमने इस दिन शादी किया और फिर ये शादी हमने आज डिसॉल्व करना है खुद ही से, और ये नॉर्मल एग्रीमेंट एक स्टैम्प पेपर पे बनवा के ये लोग खुद से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद ये फिर से शादी कर लेते हैं और इन्हें लगता है कि फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है फ्रेंड्स। किसी भी तरीके का नॉर्मल एग्रीमेंट अगर बनवा के कोई भी कपल अगर सेपरेट होता है, ये बेसिकली नॉट वैलिड बाय लॉ है और इसके तहत कोई भी कपल दूसरा कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई कर सकता है। हेंस आप किसी भी वक्त एक नॉर्मल एग्रीमेंट जो स्टैम्प पेपर पे बन रही है उसके तहत सेपरेट होने की कोशिश ना करें। ऑलवेज आप एक प्रॉपर म्यूचुअल डाइवोर्स के प्रोसेस में ही जाए, जो अंडर कोर्ट प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से ही जाए। और अगर आप म्यूचुअल डाइवोर्स प्रोसेस में जा रहे हैं तो ये अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेबल है बेसिकली। तो सबसे पहले हमको क्या करनी है फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एक एग्रीमेंट बनवानी है और एक पिटीशन बनवानी है। पिटीशन वो होनी है जो कोर्ट में फाइल होगी अंडर सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स के कंसेंट की वजह से, और जो एग्रीमेंट बनानी है वो एग्रीमेंट पे इंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस होते रहने चाहिए। एंटायर टर्म्स एंड कंडीशंस की, इन टर्म्स एंड कंडीशंस में बेसिकली आपके डाइवोर्स हो रहे हैं और डाइवोर्स के वक्त बेसिकली ये सारे कंडीशंस है और डाइवोर्स के बाद ये सारे कंडीशंस है। उनके कुछ पॉइंट्स में अभी भी आपके साथ डिस्क्राइब करना चाहता हूं, यहां पे एलैबोरेट करूंगा, ध्यान से इन पॉइंट्स को सुने। सबसे पहला पॉइंट, उसमें अपनी रिलीजन मेंशन करना एकदम ना भूले। रिलीजन बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन करें उस एग्रीमेंट में, क्योंकि अगर आप किसी भी सेक्शन के तहत अगर आप डाइवोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो सेक्शन, डाइवोर्स की सेक्शन बेसिकली रिलीजियन सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है और हिंदू वहां मेंशन करना जरूरी होता है। तो ये पहला पॉइंट, अपनी रिलीजियन को वहां पे कंफर्म करें। सेकेंड पॉइंट है बेसिकली डेट ऑफ मैरिज, किस तारीख को आपकी मैरिज हुई या प्लेस ऑफ मैरिज, ये भी मेंशन करना ना भूलें। डेट ऑफ मैरिज एंड प्लेस ऑफ मैरिज, वो वेन्यू, वो उस एग्रीमेंट में जरूर आप मेंशन करें। देन मैरिज के बाद, सोलमनाइज्ड होने के बाद आप लोगों की कितने किड्स हुए, कितने चिल्ड्रंस हुए, वो भी बिल्कुल वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन करें। और वो किड्स के नाम क्या हैं, किड्स के जेंडर क्या हैं, किड्स के एज क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें वहां बहुत अच्छी तरीके से आप मेंशन करें। देन डेट ऑफ डिटैचमेंट, मतलब किस दिन से आप लोग बेसिकली अलग रह रहे हैं, जिस दिन से आप लोग बेसिकली अलग रह रहे हैं वो भी आप बिल्कुल सही वहां पे जरूर मेंशन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कस्टडी, बच्चों की कस्टडी कौन लेगा। जो भी बच्चे हैं आप लोगों के, उन बच्चों का कस्टडी मेल के पास रहेगा या फीमेल के पास रहेगा, हस्बैंड के पास रहेगा या वाइफ के पास रहेगा, ये एंटायर मैटर वहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप वहां पे मेंशन करें। आफ्टर दैट, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी बच्चों को दिया जाएगा या फिर वो प्रॉपर्टी वाइफ के पास जाएगी या हस्बैंड के पास रहेगा, ये एंटायर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी तरीके से उस एग्रीमेंट पे आप मेंशन करें। आफ्टर दैट, मेंटेनेंस और एलिमनी, मतलब किसी भी तरीके का अगर आप मेंटेनेंस देंगे,
आई मीन वाइफ को अगर किसी भी तरीके का मेंटेनेंस मिलने वाला है, या कि वाइस वर्सा अगर हस्बैंड को किसी भी तरीके का मेंटेनेंस मिलने वाला है, तो वो मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरीके से वहां पे मेंशन करें, एकदम क्लियरली डिफाइन करके, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी भी तरीके के फिक्स एलिमनी दे रहे हैं, आई मीन फिक्स्ड एक लम सम अमाउंट दे रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से उस एग्रीमेंट पे मेंशन करें। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए आपको, ये सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पे मेंशन करें, ताकि किसी भी तरीके का मिस्टेक्स फ्यूचर में ना हो, और किसी भी तरीके का लिटिगेशन फ्यूचर में ना अराइज हो, और किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में कपल्स के बीच में ना रह जाए। इसे जरूर मेंशन करें। आफ्टर दैट यही एज एन एफिडेविट काम करेगी। एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप इसमें करें। यूजुअली ये देखा गया कि हस्बैंड हो या वाइफ कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी अपने कंसेंट को विथड्रॉ कर लेते हैं और कहते हैं कि ये साइन हमने नहीं किया, या ये साइन जबरदस्ती करवाई गई है, वगैरह वगैरह इस एफिडेविट में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक उपाय है, एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय। आप जब ये एग्रीमेंट बना रहे हैं तो इसमें दोनों के सिग्नेचर्स ले रहे हैं, आई मीन कपल हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साइन कर रहे हैं, साथ में दोनों का थंब इंप्रेशन वहां लेना ना भूले। दोनों का थंब इंप्रेशन वहां पे जरूर ले, ताकि ये एग्रीमेंट और ज्यादा ऑथेंटिफाई हो रही है, और फ्यूचर में कपल्स के बीच में, आई मीन कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ, कोई भी अपनी कंसेंट को विथड्रॉ नहीं कर सकता, या कोई भी अपने कंसेंट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि ये हमसे नहीं हुआ है, ये किसी और ने किया हुआ है। हैंस सिग्नेचर के साथ थंब इंप्रेशन में जरूर उस एग्रीमेंट को लें। ये तो वो बातें थी जो हमने अभी अभी समझी, जो एग्रीमेंट पे बेसिकली मेंशन करना चाहिए प्रायर फाइलिंग ऑफ 13B, आई मीन म्यूचुअल कंसेंट की जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं, उसके फाइलिंग के पहले ये जो एग्रीमेंट बनी है, सारी चीजें हमने अभी भी एक्सप्लेन किया। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि वो किस तरीके की फॉर्जरी, मतलब धोखाधड़ी होती है बेसिकली। म्यूचुअल डाइवोर्स में काफी हद तक कोर्ट्स में देखा गया है कि कपल्स में कोई एक फेलो, आई मीन हस्बैंड या वाइफ, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ धोखाधड़ी कर ही लेते हैं। और ये धोखाधड़ी को कैसे रोके, कुछ पॉइंट्स में भी इलैबोरेट करने वाला हूं, जो पॉइंट्स बेसिकली आप लोगों को ध्यान देना है कि वो पॉइंट्स बेसिकली रिपीट ना हो आपके सर्कमस्टेंसेस में, या आपके रिलेटिव या फ्रेंड के सर्कमस्टेंसेस में, ताकि धोखा में कोई बंदा या बंदी पड़ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स, वो है रिटर्न ऑफ मेंटेनेंस या एलिमनी अमाउंट। जो भी एलिमनी अमाउंट दे रहे हैं या जो भी आप मेंटेनेंस देने वाले हैं, वो एग्रीमेंट में प्रॉपर्ली रिटर्न होना चाहिए। अक्सर ये देखा गया कि लोग आउट ऑफ कोर्ट एक डिसीजन ले लेते हैं कि एलिमनी अमाउंट जो मिल रहा है या मेंटेनेंस एवरी मंथ जो मिल रहा है, वो हम कच्चे में ले ले। कच्चे मतलब ये मैटर कहीं भी मेंशन ना हो और हम ले लें, इनकम टैक्स के डर की वजह से, ताकि हमें इनकम टैक्स ना देनी हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं वो जरूर वहां पे एग्रीमेंट पे मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, आप एवरी मंथ 30,000 दे रहे हैं और आपने वहां एग्रीमेंट पे मेंशन किया कि आप 5,000 दे रहे हैं, तो वो ऑपोजिट पर्सन जो है कभी भी आपके ऊपर क्लेम कर सकता है, उस एग्रीमेंट को कभी भी चैलेंज कर सकता है कि हमें तो 10,000 मिल रहा था, हमें तो 30-40,000 नहीं मिल रहा था। हेंस जो भी अमाउंट हो, इनकम टैक्स के डर से उसे मेंशन करना ना भूले। एलिमनी अमाउंट या मेंटेनेंस अमाउंट, जो भी अमाउंट हो, वो उस एग्रीमेंट में आप जरूर मेंशन करें। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जो भी आप एलिमनी दे रहे हैं उसमें वो एलिमनी किस लिए दे रहे हैं, ये आप जरूर मेंशन करें। आई होप फॉर एग्जांपल आप लोगों के किड्स हैं और वो किड्स पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या वो किड्स बड़े होने वाले हैं, उनकी कॉलेज की एजुकेशन या कुछ मेडिकल एजुकेशन है, या स्कूल की फीस है, या किसी भी तरह का खर्चा है, वो आप वहां मेंशन जरूर करें। फॉर एग्जांपल, आप एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख या 10 लाख, जो भी आप दे रहे हैं, तो वो अमाउंट आप किस लिए दे रहे हैं वहां पे वो प्रॉपर्ली वहां पे आप डिफाइन कर देंगे। इतना अमाउंट स्टडीज के लिए, इतना अमाउंट फ्यूचर स्टडीज के लिए, इतना अमाउंट मैरिज के लिए, ये सारी चीजें आप बहुत ही अच्छी तरीके से वहां डिफाइन करके एलिमनी अमाउंट लिख के, और अगर आप मेंटेनेंस अमाउंट दे रहे हैं तो वो भी आप डिफाइन कर दे, ताकि आपकी एग्रीमेंट और स्ट्रांग हो और ये प्रॉपर्ली क्लियर रहे इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये भी आप मेंशन करना बिल्कुल ना भूले। थर्ड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजुअली देखा जाता है कि वाइफ हस्बैंड के ऊपर डीवी एक्ट 498 देन 125 मिसलेनियस वगैरह वगैरह चार्ज की हुई रहती है, ये सब केसेस की हुई रहती है। तो ये उस एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करें। आप लोगों के बीच में जब म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो रहा है तो ये जरूर मेंशन करें कि आफ्टर डाइवोर्स
या विद इन द पीरियड ऑफ डाइवोर्स ये सारे केसेस को बेसिकली विथड्रॉ कर लेने, क्योंकि एक बार जब डाइवोर्स हो जाती है तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी को दोबारा तंग करे। हेंस ये सारे चीजें विथड्रॉ हो जाएंगी, ये भी जरूर लिखवाएं। और बेसिकली मैं यहाँ पे एक एडवाइस देने वाला हूं कि विथड्रॉ के मैटर्स आप बेसिकली सेकेंड मोशन के बाद ही करवाएं। सेकेंड मोशन फर्स्ट मोशन जिस दिन आप पिटीशन फाइल कर रहे हैं फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स सर्टेन बी का सेकेंड मोशन आफ्टर कूलिंग पीरियड, 6 मंथ कूलिंग पीरियड के बाद अब जब दोबारा जज साहब के पास आप प्रेजेंट हो रहे हैं उसे सेकेंड मोशन बोला जाता है। तो यूजुअली आप यही डिफाइन करें कि सेकेंड मोशन के बाद हम सारे केसेस को विथड्रॉ कर लेंगे या आपको कर लेनी है, ये एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करें। और भी ये देखा गया है बहुत हद तक कि डाइवोर्स के बाद भी वाइफ क्या करती है, वाइफ इन केसेस को विथड्रॉ नहीं करती और किसी दिन अचानक फिर किसी कोर्ट से समन आ जाता है हस्बैंड्स को, ये देखा गया है। हेंस आप एक और पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान पे रखें कि जो सेकेंड मोशन के बाद विथड्रॉ होनी है सारी केसेस को, इस कंडीशन के बाद एक और कंडीशन आप वहां पे डालें कि इन द सेंस अगर सेकेंड मोशन अगर डाइवोर्स के बाद वाइफ मैटर्स को विथड्रॉ नहीं करती है, एग्जिस्टिंग केसेस को विथड्रॉ नहीं करती है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, पेनल्टीज वहां पे जरूर लिखें। और ये भी लिखें कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। ये सारी चीजें कंसिक्वेंसेस मतलब एक पार्टी को लायबल आप करके रखें कि डाइवोर्स के बाद अगर वो सारे एग्जिस्टिंग केसेस को विथड्रॉ नहीं करती हैं या विथड्रॉ करने में हेल्प नहीं करती हैं या करते हैं तो उनको ये सारी चीजें सफर करनी पड़ सकती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है और ये पेनल्टीज लग सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप उस एग्रीमेंट पे मेंशन करें। ये चारों पांचों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स अभी उसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखें और इनको ध्यान में रख के आप एग्रीमेंट पे मेंशन करें एंड देन फर्दर आप फर्स्ट मोशन के लिए मूव करें। अगर इनमें कोई भी पॉइंट्स आपका छूटता है, आप उसको नजरअंदाज करते हैं तो आप एक रिस्क में है फ्रेंड्स, इसे जरूर याद रखें। और यूजुअली ये कोर्ट में देखा गया कि इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके इनको तोड़ मरोड़ के बेसिकली धोखाधड़ी होती है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं एंटायर मैटर म्यूचुअल डाइवोर्स के एंटायर मैटर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको डिफाइन करने की कोशिश किया हूं। फर्स्ट फेज में क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए और सेकंड फेज में मैंने डिफाइन किया हुआ है कि आप धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं, उससे बचने के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको यहां पे इंक्लूड करने या एक्सक्लूड करने। आई होप आपको ये एंटायर सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इस तरीके के म्यूचुअल डाइवोर्स में हुए धोखाधड़ी से खुद को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और ये एंटायर सेशन फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए तो अभी चैनल में जाके सब्सक्राइब करें और हमारे मैक्सिमम लीगल अपडेट्स के लिए अभी इसी वक्त इस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।